जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर पॉलिटी में प्रॉब्लम है सर, क्वेश्चंस करवा दीजिए। बहुत ही आप लोगों का डिमांड था। देखिए हमने हमेशा कहा है जो भी चीज हम आपको यहां करवाएंगे वो सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो, ठीक है, पॉलिटी का जितने भी क्वेश्चंस आज तक बिहार के एग्जाम्स में आए हुए 700 प्लस क्वेश्चंस होंगे, वो सिर्फ दो आपका पीडीएफ और आपका क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, बस उसी से है। अब 30 और बहुत ही कंसाइजली है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा सब एग्जाम के, मतलब कौन से एग्जाम में क्या आया हुआ है। पहला तो बिहार पुलिस बिहार दरोगा का जो स्पेशल आपको पीडीएफ दिया गया था और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था पीवाईक्यू का, इसको करना है। प्लस आपका जो मेन पीडीएफ है, हार्डली कितना पेज का होगा, 30 से 32 पेज का, एकदम बेहतरीन तरीके से, और इसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है। बिहार दरोगा दे रहे हो, बिहार पुलिस दे रहे हो, कोई भी आपका जो अपकमिंग एग्जाम है, बस इतना करना है। इसको करना है मल्टीपल टाइम, फिर से इसको रिवीजन करना है, काम हो जाएगा, ठीक है। नीचे लिंक है, अगर अभी तक भी आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप से नहीं जुड़े हो, दरोगा दे रहे हो, बिहार पुलिस दे रहे हो, जुड़ जाइएगा। नीचे लिंक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना बताना जरूरी था क्योंकि सब क्वेश्चंस आपके वहां से आए हुए हैं, ठीक है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हर एक क्वेश्चन कौन से एग्जाम्स में आया हुआ है, एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो भी हमने यहां लिख दिया ताकि आपको ये पता चले कि हर एक क्वेश्चन जो आपको वीडियो पीडीएफ दिया गया है वहीं से। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, और ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, ताकि इंग्लिश वालों को भी उतना ही हेल्प हो जितना हिंदी वाले को, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि हिंदी इंग्लिश वाले कम बच्चे हैं तो उनको नहीं देखा जाएगा, दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कब अपनाया गया, ठीक है, कि व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, भारत का संविधान कब अपनाया गया। देखो एक होता है अपनाना, ठीक है, क्या होता है, एक होता है आपका अपनाना और एक होता है आपका उसको इंप्लीमेंट करना। ये दो चीजें हैं और दोनों घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब भी बोला जाएगा कि अपनाया कब गया, ठीक है, और एक पूछा जाता है कि आपका क्या चीज बोले हैं कि कब लागू हुआ है, इन दोनों में आप अंतर समझ के रखिएगा, ठीक है। तो यहां पूछा है कि व्हेन वाज द एडॉप्टेड का बात किया गया है, ठीक है, लागू का बात नहीं किया गया। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं कि क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम क्वेश्चन जैसे जैसे कनेक्ट करूं, बस आपको उस तरीके से दिमाग में रखना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब इसको अपनाया गया, तो एडॉप्ट कब किया गया, तो आपको याद रखना एडॉप्ट जो किया गया था ये 26, ठीक है, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर जो है आपका, देखो इतना क्लोज है, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, इसको अपनाया गया। अच्छे से याद रखना है कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, मतलब पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कब किया गया देश में, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950। दो क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि जो हमारा, ठीक है, जो संविधान है वो कब अपनाया गया, एडॉप्ट कब किया गया, तो बोलोगे कब एडॉप्ट किया गया, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को ये आपका एडॉप्ट किया गया। पहला पॉइंट याद रखोगे। इंप्लीमेंट कब कर दिया, मतलब पूरे देश में इसको कब लागू कर दिया गया था, तो 26 नवंबर आपका 1950 को लागू कर दिया गया। एक क्वेश्चन आपको यहां से और पूछा है, ठीक है, वो क्या पूछा है कि ये एडॉप्ट किसने किया था, किसने किया था, जो ये हमारा संविधान, जो संविधान है इसको एडॉप्ट किसने किया था, ठीक है, अपनाया किसने था, तो आपको याद रखना है संविधान सभा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, ठीक है। संविधान सभा ने क्या किया था, हमारे संविधान को अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। 2 क्वेश्चंस आपको यहां से और बनते हैं। पहला, अगर आपको बोले कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, वंदे मातरम, ठीक है, और नेशनल एंथम क्या है हमारा, जन गण मन। तो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम कब अपनाया गया, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। नेशनल सॉन्ग का मैं बात करूं या नेशनल एंथम का मैं बात करूं, ठीक है, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गीत हो गया आपका नेशनल सॉन्ग, ठीक है, और नेशनल एंथम तो आप समझते ही हो, ठीक है। तो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम, और नेशनल एंथम कौन सा है, जन गण मन। ये दोनों कब अपनाया गया, पूछा गया था अलग अलग तरीके से, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी जो अपनाया गया था आपका, ये दोनों जो अपनाया गया था आपको याद रखना है 24 जनवरी
ठीक है, 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था नेशनल सॉन्ग और आपका नेशनल एंथम। 24 जनवरी से एक क्वेश्चन आपका और पूछा, अगर आपको याद हो, जैसे जैसे कनेक्ट करवाऊं, ठीक है, वैसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, 24 जनवरी से अगर आपको याद, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो संविधान का जो आखिरी बैठक हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है जो संविधान सभा है, जिसमें दैट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ठीक है, इसका आखिरी बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और ये भी पूछा गया है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो संविधान को कब अपनाया गया? तो याद रखना है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, कब इसको अंगीकृत किया गया, इंप्लीमेंट कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। और एक चीज याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? तो आपको याद रखना है जो संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हम लोग मनाते हैं वो आपका मनाते हैं हम लोग कब? वो 26 नवंबर को ही हम लोग मनाते हैं। ये चीज याद रखना है, 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हमारा संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहां से और पूछा जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है, जो हमारा झंडा है, ठीक है, जो फ्लैग है, उसको कब अपनाया गया था? तो याद रखिए अपनाने का काम कौन कर रहा है? संविधान सभा। ठीक है, तो 22 जुलाई आपको याद रखना है, 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको क्या किया गया था? अपनाया गया था। तो नेशनल फ्लैग कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। एक क्वेश्चन आपको यहां से और पूछा है, ठीक है, मैं कनेक्ट करता हूं, किसी बुक में इस तरीके से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, हम आपके सामने कनेक्ट कर दे रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो आपका जो ये नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय हमारा जो ध्वज है, उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को हमारा ये अपनाया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो नेशनल एम्ब्लेम है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको कब अपनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको हम लोग नेशनल एम्बलम भी बोलते हैं। नेशनल एम्बलम मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ वाला राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको कब अपनाया गया? तो आपका 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन आपको यहां से और पूछा है कि हमारा जो प्रियम्बल है, उद्देशिका जो है, ठीक है, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, वो कब अपनाया गया? तो अच्छे से याद रखिएगा, ये भी आपका 26 नवंबर को अपनाया गया था। जब हमारा संविधान आपका अपनाया गया उसी समय आपका, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसका मूल ढांचा किसमें है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किसमें मिलता है? हमारा मिलता है वो आपका प्रियम्बल में, उद्देशिका में। तो उसी दिन, तो जिस दिन आपका संविधान अपनाया गया उसी दिन आपका उद्देशिका या प्रियम्बल अपनाया गया। तो 26 नवंबर आपका 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही हमारा प्रियम्बल भी अपनाया गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से चीजों को लेके चलेंगे, कनेक्ट करेंगे। एक बार फिर से इसको आप जल्दी से रिवाइज करो। सबसे पहले पूछा जाएगा कि हमारा संविधान को अपनाया कब गया? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और उसी समय आपको याद रखना है, ठीक है, उसी समय आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और उसी समय जो आपका उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, उसको भी अपनाया गया। ये 2 पॉइंट यहां से। हमारा जो ये संविधान है उसको अंगीकृत कब किया गया, इंप्लीमेंट कब किया गया? तो बोलोगे 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को ये हमारा राष्ट्रीय क्या हुआ, राष्ट्रीय जो चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, वो भी आपका अपनाया गया। साथ ही साथ याद रखोगे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि 24 जनवरी 1950 को आपको क्या हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को आपको 3 चीज याद रखना है। पहला, संविधान सभा का आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950, और 2 चीज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, ठीक है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है ये कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, तो कम से कम इतना चीज तो याद रखोगे ही। और आप सबको पता है हमारा जो झंडा है, हमारा जो ध्वज है, वो किसने बनाया? तो वेंकैया ने बनाया। ठीक है, पिनाली वेंकैया ने बनाया है। ठीक है, पिनाली वेंकैया ने बनाया है। ठीक है, तो इतना चीज आपको यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन जो है 2025 के बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट में आपका आया हुआ है। ठीक है, बहुत लोग इसमें सिलेक्शन भी लिए होंगे। Which of the following is not a feature of Indian federal system? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अभी थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आगे वाले क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्या बोला है कि संघीय व्यवस्था, संघीय मतलब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा भारत है,
ठीक है, वो पूरी तरीके से संघीय नहीं है, पूरी तरीके से फेडरल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत है उसमें उसको हम लोग अर्ध संघात्मक बोलते हैं, क्वासी फेडरल बोलते हैं, मतलब फेडरल भी है पर पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो फेडरल और यूनिटरी का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एकात्मक सरकार का और संघात्मक सरकार का क्या है, ये मिश्रण है। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा किस तरीके से, क्योंकि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप घबराओगे नहीं। देखो, सबसे पहले एक चीज आप समझ के रखना कि फेडरल गवर्नमेंट का बात करते हैं, संघात्मक सरकार का अगर हम लोग बात करते हैं, देखो फिर ये चीजें आएंगे तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेके निकल जाएंगे। ठीक है, आगे जब लोग संघात्मक सरकार का बात करते हैं मतलब क्या होगा, संघात्मक फेडरल, फेडरल गवर्नमेंट मतलब होता है कि हर एक चीज का बंटवारा होगा, स्टेट का अपना पावर होगा, सेंटर का अपना पावर होगा। ऐसा नहीं होगा कि सेंटर जो होगा मोर पावरफुल होगा, जैसे कि हमारा जो भारत है यहाँ सेंटर क्या है, थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल भी आपने देखा होगा जिसमें ये चीज क्लियरली मेंशन है, जैसे अभी इतना समझ के रखो। ठीक है, तो क्या है, जो सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल है। अब देखो यहाँ एक चीज समझो, ठीक है, तो आपको जो फेडरल गवर्नमेंट होगा ऐसा गवर्नमेंट होगा जिसमें इक्वल पावर होगा। ठीक है, तो देखिए यहां बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपका यहां कि डिवीजन ऑफ पावर, विधि शक्तियों का विभाजन। क्या हमारे यहां शक्तियों का विभाजन है स्टेट और सेंटर में? आप बोलेगे बिल्कुल सर, शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, दूसरा बोलोगे स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका या किसी के अंडर में है? तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने हिसाब से काम करती, इंडिपेंडेंट है पूरा। ठीक है, उसके बाद दोहरी नागरिकता। क्या हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप है, मतलब स्टेट में अलग सिटीजनशिप है और हमारे नेशनल में अलग है? आप बोलोगे नहीं सर, हमारे यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, क्या है हमारे से एक ही सिटीजनशिप, और हम देश से बाहर भी जाएंगे तो हम अपना राज्य का पासपोर्ट नहीं लेके जाते, हम अपना जो पासपोर्ट वो इंडिया का लेके जाते। तो हमारे यहाँ याद रखिएगा जो सिटीजनशिप है वो सिंगल है, मतलब डुअल नहीं है। दैट मीन्स यही जो है आपका गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर है। पूछा है कि कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था का, इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में सही नहीं है, तो ये है आपका डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, जैसे कि आपका अमेरिका देखोगे यहाँ डुअल सिटीजनशिप चलता है, तो यूएसए में क्या है आपका डुअल सिटीजनशिप है, मतलब स्टेट का उसका अपना है और आपका कंट्री का आपका अपना है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल हमारे यहाँ क्या है, संविधान का सर्वोच्चता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अब ध्यान से आइए क्या क्या क्वेश्चन इससे बने। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विधि शक्तियों का डिवीजन ऑफ पावर, तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा अनुसूची है, बहुत बार पूछा गया कौन सा ऐसा अनुसूची है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है। तो आप सबको पता होगा जो शेड्यूल नंबर, ठीक है, शेड्यूल दैट मीन जो शेड्यूल क्या होता है, अनुसूची। अनुसूची कितना, अनुसूची नंबर 7 में बताया गया है डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। अब याद रखिएगा कौन से सब्जेक्ट पे कौन, जैसे कि जो यूनियन लिस्ट है, संघ सूची जो है, ठीक है, सूची जो आपका संघ, देखो जो सूची कौन से अनुसूची में बताया गया है, ठीक है, कि डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, तो आपको याद रखना है शेड्यूल नंबर 7, अनुसूची नंबर 7। इसमें 3 आपका लिस्ट दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आपका पता होना चाहिए कि किसमें कितना सब्जेक्ट, इस बार भी दरोगा का प्री में आया हुआ था। देखो इसमें 3 सूची दिया हुआ है, एक है यूनियन लिस्ट, संघ सूची, इसमें कितने हैं, तो 100 सब्जेक्ट है, याद रखिएगा 100 ऐसे सब्जेक्ट है, विषय है जिसपे आपका यूनियन कानून बना सकता है। दूसरा है आपको याद रखिएगा, यूनियन के बाद आता है आपका स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब क्या होता है, राज्य सूची। इसमें क्या है, तो पहले इसमें 66 था बट अब जो है इसमें 61 है, ठीक है। और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों मिलके पावर बना सकते हैं, तो ये है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, समवर्ती सूची। इसमें कितना है, तो इसमें आपका 52 है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। संघ सूची में कितना है, राज्य सूची में कितना है और आपका समवर्ती सूची में कितना है, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए। और ये किस में है, तो अनुसूची नंबर आपके 7 में इसके बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा, ठीक है, ये जो विशेषता है, कौन सा विशेषता, डिवीजन ऑफ पावर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्या पावर का क्या हो, बंटवारा हो, पर सेंटर क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। ये सिस्टम हमने कहां से लिया है, तो डिवीजन ऑफ पावर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो हमने कंसेप्ट लिया है वो हमने लिया है आपका कनाडा से लिया है। आपको अच्छे से याद रखना है, हमेशा याद रखना, जहां भी सेंटर को स्ट्रॉन्ग दिखाया गया होगा वो हमने कनाडा से। तो क्वेश्चन पूछ लिया था इसे एग्जाम में कि डिवीजन ऑफ पावर, पावर का विभाजन हो पर संघ जो हो ज्यादा पावरफुल हो, ये कहां से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर का जो पद है ये 1935 के एक्ट से, जो चीज बोलूं ना एकदम ध्यान रखना, ठीक है, गवर्नर का जो
पद है ये हमने 1935 के एक्ट से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935। बट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये हमने कहां से लिया है, तो ये भी हमने आपका, क्योंकि गवर्नर का अपॉइंट कौन करता है, सेंटर करता है, तो ये यहां भी सेंटर का पावर को दिखा रहा है, तो ये हमने कहां से लिया, ये भी हमने कनाडा से लिया। ठीक है, अब यहां देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमने कहां से कंसेप्ट लिया है, तो यूएसए से। अच्छे से याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछे गए, तो यूएसए से हमने क्या लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो बात किया गया है हमने ये कहां से लिया है, आपका यूएसए से लिया है। और यहाँ क्या है, डुअल सिटीजन, हमारे यहाँ जो चलता है वो कौन सा सिटीजनशिप चलता है, आपका एकल नागरिकता चलता है, डेट मीन्स आपका सिंगल सिटीजनशिप चलता है। कैसा, सिंगल सिटीजनशिप चलता है, जो कि हमने कहाँ से लिया है, तो याद रखिएगा सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, तो हमने वो चीज ब्रिटेन से लिया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है सुपरमेसी मतलब संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान क्या हो, सर्वोच्च हो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का गार्जियन किसको बोलाता है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का गार्जियन किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट को जो है आपका संविधान का गार्जियन ऑफ जो है आपका किसका, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का गार्जियन किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे ये है आपका सुप्रीम कोर्ट, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन था आपका डुअल सिटीजनशिप जो है हमारे भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसका भाग नहीं है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं आई थिंक 2 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चंस मैंने बता दिया जो कि आपके आए, इसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि व्हेन वेयर द इलेक्शन टू, संविधान सभा बेहतरीन है, हर एग्जाम में आपका आता है। यहाँ संविधान सभा पहला ही पेज में दिया हुआ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका जो पीडीएफ है 1 शॉट भी पॉलिटी का आपका दिया हुआ है। देखो, तो संविधान सभा का जो इलेक्शन आपका करवाया गया था, ये कब करवाया गया था, देखो संविधान सभा के बारे में मैं आपको यहां बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए मैं यहां लिखता हूं संविधान सभा, डेट मीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा जो बना था किस मिशन के अंदर में बना था, तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन। क्या है आपका कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिशन के अंदर बना था। कैबिनेट मिशन कब आया था अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, कब आया था, तो आपका मार्च 1946 के अराउंड आपका आया था। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मार्च 1946 के अराउंड आया था। ठीक है, आज थोड़ा लेट से हम लोग शुरू किए तो थोड़ा देखते हैं अंत तक कितना दूर तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था, तो याद रखिएगा 1946 के मार्च में आया था, याद रखना। तो पूछा जाएगा संविधान सभा किस मिशन के अंदर बना, तो आपका कैबिनेट मिशन के अंदर। दूसरा, इसका जो इलेक्शन हुआ कब हुआ, तो आपको याद रखना है जुलाई, ठीक है, जुलाई कहां गया 1946, ए इसका आंसर होगा, जुलाई 1946 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जुलाई 1946 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो संविधान सभा था उसमें एक मेंबर के लिए कितने लोगों पे एक मेंबर था, तो याद रखिएगा 10 लाख के आबादी पे एक सीट था। तो कितना, 10 लाख का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो 10 लाख की आबादी पे एक सीट था। ठीक है, किसमें, संविधान सभा में कैसा था, तो 10 लाख की आबादी पे एक सीट था। इलेक्शन कब हुआ, जुलाई 1946 में हुआ। कौन से मिशन के अंदर हुआ, कैबिनेट मिशन के अंदर हुआ। और यहां से एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया था अगर आपको याद हो, ठीक है, कि ठीक है संविधान सभा तो बन गया, संविधान सभा के पहले, ठीक है, संविधान सभा का पहला जो आपका सेशन हुआ था, पहला जो बैठक हुआ था वो दिल्ली में ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि पहला अध्यक्ष, प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था संविधान सभा का, तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। बट ये अस्थायी थे, क्या थे, अस्थायी थे। सच्चिदानंद सिन्हा से एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता अगर बिहार के रिस्पेक्ट में देखेंगे, हर बार आधुनिक बिहार का जन्मदाता या फादर ऑफ मॉडर्न बिहार किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को फादर ऑफ मॉडर्न बिहार या आधुनिक बिहार के जो जन्मदाता माना जाता है, एकदम दिमाग में छाप लो, वो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है आधुनिक बिहार का जन्मदाता। क्यों कहा जाता है, बिहार स्पेशल मैंने करवाया, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो थे आपके क्या थे, अस्थायी, क्या थे ये अस्थायी। पहला प्रेसिडेंट कौन बना, तो सच्चिदानंद सिन्हा बना।
बट ये अस्थायी थे। 9 दिसंबर को पहला मीटिंग में इनको बना दिया गया। 11 दिसंबर को क्या होता है, ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट जो बनाया जाता है, आपको किसको बनाया जाता है, तो आपको राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद से पूछा गया क्वेश्चन, आपको देश रत्न किसको बोला जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अजात शत्रु के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन भी आपको पूछा था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो फॉर्म किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डेट आप मुझे बताना कब किया गया था, तो वो भी याद रखिएगा। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया इंडिया डिवाइडेड, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, ठीक है, जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं एकदम दिमाग में एकदम चलना चाहिए, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, इनको कौन से जेल में रखा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑपरेशन जीरो आवर के समय, तो बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। तो परमानेंट प्रेसिडेंट जो बनाया जाता है 11 दिसंबर को, वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और याद रखिएगा, जो हमारा पहला, जो आजादी के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बनता है, उसमें इनको कौन सा मतलब मिनिस्ट्री दिया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे उनको कौन सा मिनिस्ट्री दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को, तो याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनको दिया जाता है, ठीक है। याद रहेगा ये चीज। तो ये चीज आपने यहां समझा, क्या क्या मैंने आपको बताया, पहला हो गया। और आखिरी जो इसका बैठक होता है संविधान सभा का, वो 24 जनवरी 1950 को होता है, जो हमने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। ये चीज से समझ में आया। तो यहां है कि व्हेन वेयर द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको याद रखना है कि जुलाई 1946 को हुआ था। बिहार को पुलिस में कांस्टेबल में आ चुका है, बिहार पुलिस में 2 दिन आ चुका है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा का अगर मैं बोलूं परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब संविधान सभा से 2-3 चीज आपको यहां और याद रखना है। सबसे पहला, संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव, ठीक है, उद्देशिका का प्रस्ताव, ठीक है। प्रियम्बल का जो रेजोल्यूशन लाया गया था, ये कब लाया गया था, तो आपको याद रखना ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। पहला पॉइंट, किसने ये लाया था, तो जे.एल. नेहरू ने लाया था। आपको अच्छे से याद रखना है, जे.एल. नेहरू ने लाया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना ये पास कब हो गया था, तो 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था, ठीक है। तो उद्देशिका प्रस्ताव जो संविधान सभा के बीच में किसने रखा था, जे.एल. नेहरू ने रखा था, ठीक है। कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को रखा था। कब ये पास हो गया, 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। यही उद्देशिका प्रस्ताव जो है आपका किसका रूप लेता है, तो आपका उद्देशिका का प्रियम्बल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है आपका, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जल्दी से आइए, देखिए सबसे पहला है, ठीक है, कि आपका फंडामेंटल राइट्स, ये तो बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी बिल्कुल है। फेडरलिज्म, बिल्कुल नहीं तरीके से फेडरल नहीं है, बट हाँ फेडरल का सिस्टम भी है भारत में, ठीक है। उसके बाद है अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद की असीमित संशोधन शक्ति। क्या ये सही है, आप खुद बताओ। क्या संसद किसी भी चीज को संशोधन कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसमें क्लियरली मेंशन है संविधान में कि जो मूल ढांचा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर कुछ भी ऐसा इल्लीगल कानून बनाया जाता है आपके पार्लियामेंट के द्वारा, तो आपका सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको रद्द भी कर सकता है, ठीक है। तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अब आता है मौलिक अधिकार। याद रखिएगा मौलिक अधिकार, याद रखिएगा पूछा गया था कि मैग्ना कार्टा, ठीक है, संविधान जो पूरा संविधान है, कौन सा ऐसा भाग है संविधान का जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पहला बात तो याद रखिए कौन से भाग में है ये, तो पार्ट 3 में है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद से, तो 12 से लेके आपका 35 तक जो है इसका आपका ये है, ठीक है। तो भाग 3 में है, 12 से 35 तक है, और इसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ, ठीक है, क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कह सकते हो। कौन से भाग को कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स का अगर हम लोग बात करें कहां से हमने लिया है, तो यूएसए से लिया है, ठीक है। कहां से लिया है हमने, यूएसए से लिया है, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। उसके बाद है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमने कहां से लिया है, ये भी यूएस से लिया है। फेडरलिज्म के बाद में बात, अब देखो फेडरल, अगर क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यहां कंफ्यूज करेगा। अगर आपको बोलेगा जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, ये हमने संविधान में कहां से लिया है, तो याद रखना फेडरल जो ये शब्द है या फेडरल जो सिस्टम है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। बट यही क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया, पूछा जाएगा फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कहां से लिया है, तो ये कनाडा से लिया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग संशोधन का बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में
कि संशोधन कितने तरीके से हो सकता है, तो 3 तरीके से आपका संशोधन हो सकता है। एक सिंपल बेसिक 50% से ज्यादा होगा तो एक सिंपल मेजोरिटी से आपका हो जाता है। एक होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 आपका उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और एक होता है 2/3 प्लस आपके जितने भी आपके स्टेट है उसका आधा का भी आपको उसमें सपोर्ट चाहिए होता है। तो 3 तरीके से पूछा गया था संविधान संशोधन जो कितने तरीके से होता है, तो 3 तरीके से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कौन से भाग में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, तो भाग 20 में बताया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद के कहा, अनुच्छेद नंबर कितना है, किस अनुच्छेद में आपको संविधान संशोधन के बारे में आपको बताया गया है, तो आपको याद रखना है किसमें बताया गया है, तो 368 अनुच्छेद नंबर 368 में बताया गया। और हमने संविधान संशोधन जो है इसका जो आपका जो कंसेप्ट है हमने कहां से लिया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया है, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका से एक क्वेश्चन और पूछा था, अगर आपको याद हो, ठीक है। साउथ अफ्रीका से एक क्वेश्चन और पूछा था, याद आया क्या पूछा था, कि जो राज्यसभा में जो लोग, ठीक है, चयनित होके नहीं आपका इलेक्ट होके आते हैं, क्या मैंने बोला कि राज्यसभा में लोग जो इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू आते हैं। राज्यसभा में 2 तरीके से आते हैं। अगर आपको पूछेगा कि राज्यसभा में लोग जो नॉमिनेट होके आते हैं, ठीक है, मनोनीत होके आते हैं, ये सिस्टम हमने कहां से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा में लोग जो चयनित होके आते हैं, मतलब इलेक्ट होके आते हैं, ये हमने कहां से लिया है, तो ये साउथ अफ्रीका से। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, आपके दिमाग में रहना चाहिए इसका सिस्टम। आप ये बिहार सिविल कोर्ट में आया हुआ था 2024 में, क्या था कि कौन सा सिस्टम जो आपका इसमें भारत के ये में मेंशन नहीं करता है, ठीक है। ये बहुत स्लिप कर रहा है, आई थिंक लगता है इसका ये खराब हो गया। उसके बाद है आपका कि हु वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी का मेंबर कौन नहीं था, प्रारूप समिति का, ठीक है, बिहार सिविल कोर्ट में आया। देखो सबसे पहले हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी से कि ये कब फॉर्म हुआ था, तो ये जो हुआ था 29 अगस्त, ठीक है, 1947 को ये फॉर्म हुआ था। पहला क्वेश्चन दिमाग में एकदम रख लीजिएगा। दूसरा, इसमें कितने मेंबर थे, तो याद रखिएगा 1 + 6, एक चेयरमैन और आपके 6 इसमें मेंबर थे, मतलब टोटल जो इसमें थे 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग, देख लेना वहां पूछा क्या है, प्रेसिडेंट चेयरमैन को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल 7 थे। अब इसमें देखोगे कौन कौन था, तो इसको बड़ा इजी है याद करना जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो BR अंबेडकर इसके चेयरमैन थे, ठीक है, साथ में इसमें KM मुंशी भी थे और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। देखो 3 तो आपको यही हो गया, BR अंबेडकर, KM मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी। एक है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक है गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये है कृष्णा स्वामी अय्यर, एक है गोपाल स्वामी अयंगर। तो एक है आपका गोपाल स्वामी, ठीक है, ये क्या है आपका अय्यर, वो क्या है अयंगर, ठीक है। तो एक हो गया गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है TT कृष्णाचार्य, TT कृष्णाचार्य, ठीक है, TT कृष्णाचार्य पूरा है, TT कृष्णाचार्य, ठीक है, जो कि आपका किसके जगह में आए थे, ये 2 लोगों का चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी जैसे इसको मैं समझा रहा हूं वैसे ध्यान देना, ठीक है। तो एक हो गया TT कृष्णाचार्य, ठीक है, और एक हो गया आपका सदतुल्ला मोहम्मद सदतुल्ला, ठीक है। तो कितना हो गया, TT कृष्णाचार्य, मोहम्मद सदतुल्ला, 1 2 3, ठीक है, 3 यहां हो गया, ये 4 5 1 6, ठीक है, मोहम्मद सदत, और एक जो थे आपके DP खैतान के जगह आए थे, कृष्णा स्वामी अय्यर हो गया, गोपाल स्वामी अयंगर हो गया, KM मुंशी हो गया और मोहम्मद सदतुल्ला हो गया। एक है आपके माधव राव, ठीक है, एक है आपके माधव राव। माधव भी किसका नाम है, कृष्णा का है, तो माधव राव। अब एक चीज आपको याद रखना है, जो माधव राव जो थे, ठीक है, माधव राव जो थे वो BL मित्तर के जगह आए थे, और जो आपके TT कृष्णाचार्य थे वो DP खैतान के जगह आए थे। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो DP खैतान के जगह आपके कौन आए थे, तो DP खैतान के जगह आपको याद रखना है कौन आए थे, ठीक है। अरे ये कौन है जो बार बार कॉल कर रहा है, मोबाइल को ऑफ ही कर देता हूं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया, टोटल कितने हैं, 7 लोग हैं, ठीक है। याद रखना ये आपके TT कृष्णाचार्य किसके जगह आए थे, आपको याद रखना है, आपको
डीपी खेतान के जगह आए थे। किसके जगह? डीपी खेतान के जगह आए थे। और माधवराव बीएल मित्तर के जगह आए थे। ठीक है, ये किसके जगह? बीएल मित्तर। डीपी कहाँ गए? ये डीपी खेतान की जगह। मैं अभी याद करवा देता हूं आपको, 1 मिनट। चलो देखो, टोटल 7 लोग थे। टोटल मेंबर पूछे कितने थे, तो आप बोलोगे 7 थे। चेयरमैन कौन थे, तो आप बोलोगे चेयरमैन जो थे हमारे बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। 6 अलग और कौन थे, तो सबसे पहले के एम मुंशी याद कर लेना। ठीक है, एक मुस्लिम पर्सन भी है तो उसको भी याद रखना है, मोहम्मद सदैतुल्ला। तो के एम मुंशी, मोहम्मद सदैतुल्ला, 2 हो गया आपका। साथ ही साथ कृष्णा स्वामी अय्यर, हमने आपको क्या बताया था? कृष्णा स्वामी अय्यर। और एक है आपका गोपाल स्वामी अयंगर, तो 2 आपके ये हो गए। टीटी कृष्णमाचार्य, वो किसके जगह आए थे? डीपी खेतान के जगह आए थे। और एक माधव राव जो कि किसके जगह आए थे, तो आपको याद रखना है बीएल मित्तर के जगह आपको आए थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। और याद रखना है बी आर अंबेडकर से याद रखना। अभी दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है कब फॉर्म हुआ था, तो 1930 में हुआ था। ठीक है, और किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है आपका बी आर अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? पावर ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट और रूल ऑफ लॉ। देखिए यहां रूल ऑफ लॉ तो खैर आपको पता होगा। ये बताओ रूल ऑफ लॉ हमने ये कहां से लिया है? एक होता है रूल ऑफ लॉ, कहां से हमने लिया? तो ये सिस्टम जो हमने लिया ये ब्रिटेन से लिया है, याद रखना, ब्रिटेन से रूल ऑफ लॉ। और एक होता है रूल स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, ठीक है, तो वो हमने कहां से लिया? तो जापान से लिया है। तो ये तो है हमारा। याद रखना जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, ठीक है, उसका जो हेड का किसी का नाम नहीं, मतलब हेड मतलब क्या, कोई राजा नहीं है वहां। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट नहीं होता, याद रखिएगा। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, वो डेमोक्रेसी से बना है, लोगों से बना है। ठीक है, तो वहां क्या होता है, नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट जो होता है आपका नहीं होता है। देश का नाम होगा, ठीक है, पावर ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, नेम ऑफ द स्टेट नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है व्हेन वाज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। ठीक है, प्रीएम्बल कब एडॉप्ट किया गया था? मैंने अभी बताया था प्रीएम्बल तभी एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, आपका जब प्रस्तावना तभी एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था। तो 26 नवंबर आपका क्या हो जाएगा, 1949 हो जाएगा। ठीक है, एक बार समझ लोगे तो चीजें आपको ईजी लगेगा। उसके बाद है Who was the constitutional advisor? ठीक है, संविधान सभा का जो एडवाइजर था, संवैधानिक एडवाइजर कौन था? तो संवैधानिक एडवाइजर जो था वो आपको कौन था, जल्दी से बनिए, तो ये बेनागल नरसिंह राव, जिसको हम लोग बोलते हैं BN राव। देखो संविधान सभा का सबसे पहले पूछेगा चेयरमैन को था, पहला चेयरमैन था आपका कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा पूछेगा परमानेंट चेयरमैन कौन बना, तो राजेंद्र प्रसाद बना। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला है, आपका जो एडवाइजर कौन था, तो BN राव था। कौन था? BN राव था। ठीक है, BN राव। ठीक है, और बोला जाएगा कि चेयरमैन तो कौन थे, डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, तो HC मुखर्जी। आपको अच्छे से याद रखना है, HC मुखर्जी। ठीक है, चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, तो आपको याद रखना है HC मुखर्जी। ठीक है, HC मुखर्जी। ठीक है, याद रखना है HC मुखर्जी, आपको याद रखना है। ठीक है, इतना कम से कम यहां से आप याद रखोगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और इसमें कोई है? हाँ चलो, ये वाला इनसे बहुत, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कहा जाता है, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट। नहीं, ये तो पीछे का हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सच्चिदानंद, ठीक है, कुछ नहीं। यहाँ कि परमानेंट जो प्रेसिडेंट था किसको बनाया गया था, तो मैंने बताया था 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं और 11 दिसंबर को परमानेंट राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, BR अम्बेडकर थे, आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी के। इवन जो आजादी के बाद जो पहला गवर्नमेंट बनता है, ठीक है, आपका उसमें जो पहला लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री जो बनाया जाता है वो भी इनको ही बनाया जाता है, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा।
और वेटिंग फॉर वीजा, एक बुक लिखा गया था वेटिंग फॉर वीजा, पूछा गया वेटिंग फॉर वीजा बुक किसने लिखा है, तो बी आर अंबेडकर ने ही लिखा है। बी आर अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था मुझे ये बताएगा, क्या कटक में हुआ था या कहीं और हुआ था, मुझे ये बताएगा। यहां है आपका राजगोपालाचार्य, ठीक है, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, राजगोपालाचार्य को राजा जी के नाम से भी जाना जाता। अब इनसे क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला बात याद रखना, सी आर फॉर्मूला किसने दिया था, पूछा जाता है सी आर फॉर्मूला, ठीक है। सी आर फॉर्मूला जो है 1944 में इन्होंने दिया था। सी आर फॉर्मूला क्यों दिया था, सी आर फॉर्मूला मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस के बीच में डेडलॉक हो जाता है, ठीक है, आप सिंपल समझो, प्रॉब्लम हो जाता है, तब क्या होता है 1944 में क्या होता है सी आर फॉर्मूला। तो सी आर फॉर्मूला किसने दिया था, राजगोपालाचार्य ने। इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये भी थे राजाजी राजगोपालाचार्य। एक क्वेश्चन इनसे और पूछा जाता है कि जब सॉल्ट सत्याग्रह, नमक जब सत्याग्रह चल रहा था, तो दक्षिण भारत में इसका जो लीडर कौन थे, तो दक्षिण भारत में तिरुचुपल्ली से लेके, तमिलनाडु में एक जगह है तिरुचुपल्ली से लेके वेदारण्यम, ठीक है, जगह का नाम है तिरुचुपल्ली से वेदारण्यम, ठीक है, ये एक जगह है जहां याद रखिएगा दक्षिण भारत में तिरुचुपल्ली से इन्होंने, सिंपल क्वेश्चन ये पूछा था कि दक्षिण भारत में किसने हेड किया था, आपको याद रखिएगा, तो दक्षिण भारत में जो हेड किया था सॉल्ट सत्याग्रह का वो इन्होंने ही किया था। राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले याद रखिएगा देश रत्न इनको बोला जाता है, ठीक है, प्लस आपको अजात शत्रु इनको बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा जो राजेंद्र प्रसाद थे इन्होंने बुक लिखा था इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद थे। आप ये भी याद रखोगे जो आपका स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो बिहार में जो फॉर्म किया गया था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, वो किनके द्वारा किया गया था, इनके ही द्वारा किया गया था, ठीक है, और इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट उनको कब इलेक्ट किया गया था, तो मैंने बताया था 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को किया गया था। तो क्या हो जाएगा 1946 11 दिसंबर को किया गया था, आपको अच्छे से याद रखना है। आज मैं 10 क्वेश्चन ही रख रहा हूं, अगले से वीडियो से और इसको बेटर हम करेंगे, बट आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या होता है ना, कनेक्ट करवाने लगता हूं तो थोड़ा लंबा चला जाता है, बट ये है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते जाओगे आप अपने आप को बहुत ही मोटिवेटेड फील करोगे और लगेगा कि हाँ हम चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। बाकी कैसा लगा क्लास आप नीचे कमेंट कीजिएगा। कोशिश रहेगा कि 50 क्वेश्चंस का हम लोग डील करें, ठीक है। मेहनत लगेगा पर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।